नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी और अडानी समूह मामले को लेकर हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। कृषि मंत्रालय ने राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के आदेश दिए। सरकार ने कहा, देश में राशन कार्डों का 100% डिजिटीकरण हो गया है। दिल्ली की सीबीआई अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को नौकरी के बदले जमीन मामले में जमानत दी। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल अभियान की शुरूआत करेंगे। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र और अडानी समूह के खिलाफ की गई टिप्पणियों के कारण सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज बैठक शुरू होते ही सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारे लगाए। कांग्रेस, डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह की जेपीसी जांच बिठाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि श्री गांधी की टिप्पणियां गंभीर हैं और इससे संसद का अपमान हुआ है और उन्होंने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग दोहराई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बाधा उत्पन्न करने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये स्थान बहस और चर्चा के लिए है और यहां जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। उन्होंने विरोध कर सदस्यों से सदन को काम करने देने की बात कही, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सदन की बैठक पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति रही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों द्वारा अडानी ग्रुप और अन्य मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी। सत्ता और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सदन की बैठक पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामा जारी रहने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही के लिए भी स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर आज उन पर निशाना साधा। श्रीमती ईरानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को संसद में आकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन किया। सांसदों ने एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। सरकार ने कहा है कि देश में राशन कार्डों का 100% डिजिटीकरण हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि देश में 19 करोड़ 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। केंद्र ने आज कहा कि अगले कुछ वर्ष में देश में कोयला उत्पादन में प्रति वर्ष 6 से 7% वृद्धि होने की आशा है और वर्ष 2029-30 तक कोयला उत्पादन 1.5 अरब टन हो जाएगा। लोकसभा में कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि वर्ष 2021-22 में कोयले की मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले 13.44% बढ़ोतरी हुई। सरकार ने देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने का आदेश दिया है। राज्य से 15,19,318 मीट्रिक टन सरसों और 6,65,028 मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा। राज्य सरकार खरीद शुरू होने की तारीख निर्धारित करेगी। ये खरीद शुरू होने से 90 दिनों तक चलेगी।
चना खरीदने के लिए समर्थन मूल्य 5,335 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,450 रुपये प्रति क्विंटल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद सरकार ने खरीद का आदेश दिया। समर्थन मूल्य पर चना और सरसों खरीदने के आदेश से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू यादव और राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद जमानत मिल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। लालू यादव, राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित उनके कुछ बच्चों पर जमीन के बदले नौकरी मामले में जांच चल रही है। लालू यादव और उनके परिवार पर 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के केंद्रीय रेल मंत्री कार्यकाल में सस्ते दामों पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई द्वारा इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ने 27 फरवरी को संज्ञान लिया था। G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक आज पंजाब के अमृतसर में शुरू हुई। आईआईटी रोपड़ ने मजबूत साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। बैठक में G20 के 28 सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठा हुए और कार्य तथा नवाचार के भविष्य पर चर्चा की। चर्चा में समान विकास के लिए समूचे विश्व के देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज उद्योग, शिक्षा जगत और स्टार्टअप पहलकदमियों की भागीदारी वाली एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अमृतसर में आयोजित हो रहे G20 सेमिनार में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्थायी भविष्य के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान और नवाचार में खुद को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रों के बीच संपर्क कायम करने और भारत की जनसंख्या का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। G20 की स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च तक उदयपुर, राजस्थान में होगी। इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वित्त को सक्रिय करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगभग 150 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। जिलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक फतेह सागर झील के किनारे एक 5 सितारा होटल में होगी। बैठक को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। शहर को आकर्षक ढंग से संवारने का काम जारी है। मेहमानों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जाएगा। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सरकार ने आज उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि वह स्मार्टफोन की नई सुरक्षा जांच और पहले से लगाए गए ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि यह रिपोर्ट गलत है और इस बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की लंबे समय से अधर में लटकी परियोजना से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की एक संसदीय स्थायी समिति ने सराहना की है। वी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता की परिवहन, पर्यटन, संस्कृति से जुड़ी विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि पीएम गतिशक्ति विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल में मदद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत में स्वास्थ्य को सेवा माना जाता है, व्यापार नहीं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले नवाचार को भारत कभी भी वाणिज्यिक अवसर के रूप में नहीं देखता। नई दिल्ली में एक स्वास्थ्य अपेक्षित स्वास्थ्य के लिए एकीकृत सहयोगात्मक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। महाराष्ट्र सरकार ने H3N2 वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य प्रशासन को सचेत कर दिया है। एक मरीज अहमदनगर जिले का मेडिकल छात्र है, जबकि दूसरा नागपुर का वरिष्ठ अधिकारी है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने जानकारी दी है कि दोनों मरीज कई अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों को भी सचेत कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में 350 से अधिक लोग H3N2 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी अप्रैल में प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश। प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन-जन का माध्यम माना है। यही वजह रही कि उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेडियो को सबसे पहले चुना। प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए न सिर्फ लोगों की बात लोगों के दिलों तक पहुंचाई, बल्कि उस वक्त विशेष के मुद्दे पर लोगों की राय बनाने में अहम भूमिका निभाई। मन की बात के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री रेडियो की अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं, रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 555वें नानक शाही संवत की शुरूआत पर विश्व के सिख समुदाय को बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी वर्ष खुशियों, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस का विषय है उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा से बदलाव करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार की शुरुआत 1983 में की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में दुनिया के 22वें नंबर के किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में फ्रांस के दुनिया के 25वें नंबर के तोमा पोपोव से भिड़ेंगे। 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत चीन की झांग यी मेन के साथ करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। मुक्केबाजी के इस सबसे बड़े आयोजन की शुरुआत नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। समारोह में 6 बार के विश्व चैंपियन और इस चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरीकॉम और बॉलीवुड कलाकार फरहान अख्तर भी अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। नवी मुंबई में वुमेन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज यूपी वॉरियर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कल जर्मनी को 2-1 से हराया। भारत ने पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-4 से जीत दर्ज की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी और अडानी समूह मामले को लेकर हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। कृषि मंत्रालय ने राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के आदेश दिए। सरकार ने कहा देश में राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण हो गया है। दिल्ली की CBI अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को नौकरी के बदले जमीन मामले में जमानत दी।
पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल अभियान की शुरुआत करेंगे और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।